जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, नेशनल इंक्रीमेंट, पेंशन टैक्स फ्री करने को लेकर, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर और साथ ही साथ आपके कोरोना काल के लंबित बकाया 18 महीने एरियर को लेकर बड़ी अपडेट केंद्र की ओर से निकलकर सामने आ चुकी है। सभी केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि प्रत्येक पेंशन धारक के लिए जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करें उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक और नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यही चैनल है जो एकमात्र आपको सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों के रिगार्डिंग सभी खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित दिखाता है। तो ऐसे में आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए आज की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं बड़ी खबर की। 8th पे कमीशन को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने। 8th पे सीपीसी फिटमेंट फैक्टर पर नई रिपोर्ट जारी। दोस्तों, पिछले कई महीनों से कर्मचारी और पेंशन धारकों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कितना मिलेगा। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 8th पे सीपीसी में पे मैट्रिक्स बनाते समय अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार संभावित स्थिति इस प्रकार हो सकती है। लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक 7th पे सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। 8th पे सीपीसी में संभावित फिटमेंट फैक्टर 3 बताया गया है, यानी सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों को भी 3 तक का फिटमेंट फैक्टर मिलने की संभावना जताई गई है। लेवल 6 से लेकर लेवल 9 तक 7th पे सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर 2.62 रखा गया था। 8th पे सीपीसी में संभावित फिटमेंट फैक्टर 3.05 बताया गया है। इस श्रेणी में आने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को थोड़ा अधिक लाभ मिल सकता है। वहीं पर लेवल 10 से लेकर लेवल 13A तक के लिए फिटमेंट फैक्टर 7th पे सीपीसी में 2.67 रखा गया था। 8th पे सीपीसी में संभावित फिटमेंट फैक्टर 3.10 रखने की उम्मीद जताई गई है। इस श्रेणी में अधिकारी, ग्रुप ए अधिकारी और उच्च स्तर के कर्मचारी शामिल होते हैं। वहीं पर लेवल 14 से लेकर 16 तक 7th पे सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर 2.72 रखा गया था। 8th पे सीपीसी में संभावित फिटमेंट फैक्टर 3.15 रखे जाने की उम्मीद बताई गई है। लेवल 17 और उससे ऊपर के लिए 7th पे सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर 2.81 रखा गया था। 8th पे सीपीसी में संभावित फिटमेंट फैक्टर 3.20 से लेकर 3.25 तक रखने की उम्मीद जताई गई है। यानी रिपोर्ट के अनुसार उच्च स्तर के अधिकारियों को 3.25 तक का फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है। क्या सभी को एक जैसा फिटमेंट फैक्टर मिलेगा? अब सबसे बड़ा सवाल, यह सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। बहुत से कर्मचारी और पेंशनर्स यह मानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर को केवल एक ही प्रकार से जारी किया जाना चाहिए और सभी के लिए समान फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। फिटमेंट फैक्टर का उपयोग 2 अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला उपयोग पेंशन रिवीजन। जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो पेंशनर्स की बेसिक पेंशन को संशोधन करने के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए 7th पे सीपीसी में लगभग सभी पेंशनरों की पेंशन रिवीजन के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया गया था। चाहे वह सिपाही हो, सूबेदार हो या मेजर जनरल हो, सभी को एक समान फिटमेंट फैक्टर दिया गया था। दूसरा उपयोग पे मैट्रिक्स के आधार पर। दूसरा उपयोग कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए पे मैट्रिक्स बनाने से होता है। यहाँ पर अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि पे मैट्रिक्स में लेवल वाइज अंतर दिखाई देता है। क्या 3 से कम भी हो सकता है फिटमेंट फैक्टर? एक और बड़ा सवाल। यहां पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सरकार वास्तव में 3 या उससे अधिक का फिटमेंट फैक्टर देगी? उत्तर है, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की गई है। सरकार और पे कमीशन के पास यह अधिकार होता है कि वे रिपोर्ट में बताए गए फिटमेंट फैक्टर को कम या ज्यादा कर सकती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार 1.92 से लेकर 2.50 के बीच फिटमेंट फैक्टर तय कर सकती है, जबकि कर्मचारी संगठन लगातार 3 या उससे अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। यह अंतिम निर्णय अभी भविष्य के में छिपा हुआ है। जैसे ही सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग की कमेटी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, उसके बाद सरकार क्या फाइनल करेगी, ये तभी सामने निकलकर आ पाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। नेशनल इंक्रीमेंट पर आया नया लेटर। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। 8 जून 2026 को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया है। इस पत्र का विषय था क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन फैमिली पेंशन। यानी क्या फैमिली पेंशन की गणना में नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ दिया जा सकता है? मामला क्या था? जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो कर्मचारी 30 जून को रिटायर्ड होते हैं उन्हें 1 जुलाई का इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार जो कर्मचारी 31 दिसंबर को रिटायर्ड होते हैं उन्हें 1 जनवरी का इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता है। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के बाद भी डीओपीटी के आदेशों के आधार पर ऐसे कर्मचारियों को नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाने लगा है। इससे उनकी पेंशन बढ़ जाती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यदि ऐसे पेंशनर की मृत्यु हो जाए तो बढ़ी हुई पेंशन का आधार पर फैमिली पेंशन भी तय होगी।
दोस्तों यहीं से विवाद शुरू होता है। डीओपीटी ने क्या कहा है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इस विषय पर डीओपीटी से स्पष्टीकरण मांगा। डीओपीटी ने 29 मई 2026 को अपनी टिप्पणी देते हुए पुराने आदेशों का हवाला दिया। विशेष रूप से 14 अक्टूबर 2024 और 20 मई 2025 के आदेशों का उल्लेख किया है। इन आदेश के अनुसार नेशनल इंक्रीमेंट केवल पेंशन निर्धारण के लिए मान्य है। फैमिली पेंशन पर अंतिम फैसला। डीओपीटी के अनुसार नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ केवल संबंधित कर्मचारी या पेंशनर तक सीमित रहेगा। फैमिली पेंशन की गणना करते समय बढ़ी हुई बेसिक पेंशन को आधा नहीं माना जाएगा। यानी किसी पेंशनर को नेशनल इंक्रीमेंट के कारण अतिरिक्त पेंशन मिल रही थी और ऐसे में पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन पुरानी बेसिक पेंशन के आधार पर निर्धारित की जाएगी। नेशनल इंक्रीमेंट वाली बढ़ी हुई पेंशन को फैमिली पेंशन कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अन्य लाभों पर भी नहीं मिलेगा फायदा। डीओपीटी पहले ही स्पष्ट कर चुका है, नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ इन लाभों पर भी लागू नहीं किया जाएगा। ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन लीव, इनकेसमेंट और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अब फैमिली पेंशन भी इस सूची में शामिल माना जाएगा। चलिए दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अभी तक हमने जो जाना है, पहली बड़ी खबर 8th पे सीपीसी में 3 से लेकर 3.25 तक का फिटमेंट फैक्टर मिलने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई है। दूसरी खबर हमने जानी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और डीओपीटी के स्पष्टीकरण के अनुसार फैमिली पेंशन की गणना में नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी बढ़ी हुई पेंशन का फायदा केवल मूल पेंशनर तक ही सीमित रहेगा। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या फैमिली पेंशनर को भी नेशनल इंक्रीमेंट के तहत बेसिक पेंशन कैलकुलेशन में फायदा दिया जाना चाहिए? दोस्तों यदि आपको लगता है हाँ ऐसा होना चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि आपका समर्थन दर्ज हो सके। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जुलाई 2026 में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी किए जा चुके हैं पिछले 4 महीनों के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के। इसके चलते कर्मचारी पेंशन धारकों का मौजूदा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 60% से बढ़कर 62.5% से ऊपर जा पहुंचा है। मतलब 4 महीनों के आंकड़े आने के बाद 2.5% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है और उम्मीद है कि आने वाले 2 महीनों के आंकड़ों में मई और जून महीना जो शामिल रहेगा उसमें और भी आपकी बढ़ोतरी होती है तो महंगाई भत्ता, महंगाई राहत पूरे 4% बढ़ सकता है। लेकिन अभी के आंकड़े जो आए हैं और आगे 2 महीने के आंकड़ों में स्थिरता बनी रहती है तो आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 3% बढ़ पाएगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जुलाई 2026 में महंगाई भत्ता, महंगाई राहत 3 या फिर 4% बढ़ सकता है। तो ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए जुलाई 2026 काफी सुखद रहने वाला है। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेएसएम के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा जी द्वारा 8वें वेतन आयोग की कमेटी को मांग पत्र भेजा गया है, जिसमें पेंशन धारकों की मांगों को ध्यान में रखा गया है। मांग की गई है कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 11 साल 8 महीने किया जाए, पेंशन को अंतिम आरित वेतन का 50% से बढ़ाकर 17% इजाफे के साथ इसे 67% पर बहाल किया जाए। इसके साथ ही मांग की गई है कि पेंशन को आयकर मुक्त श्रेणी में लेकर आया जाना चाहिए ताकि पेंशन धारकों को राहत मिल सके। वहीं पर एडिशनल पेंशन को लेकर भी मांग की गई है कि 65 वर्ष की आयु से ही एडिशनल पेंशन का फायदा शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में औसतन आयु 72 या 73 वर्ष है। तो ऐसे में 80 वर्ष की आयु पर एडिशनल पेंशन देने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। तो ऐसे में पेंशन धारकों की मांगों को रखा गया है जेसीएम के सचिव श्री गोपाल मिश्रा जी द्वारा 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने। अब देखना होगा 8वें वेतन आयोग की कमेटी इन मांगों पर कितना गंभीरता से विचार करती है। क्या इन मांगों को 8वें वेतन आयोग में स्वीकार किया जाता है? जय हिंद, जय भारत।